सभी विद्यार्थियों का स्वागत है अपने विद्यालय की ऑनलाइन क्लासों में। आज हम नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। अध्याय संख्या 5 है संध्या के बाद। ठीक है, और इसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। एक बात मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आज जो नया अध्याय है अध्याय संख्या 5 कक्षा 11 विषय हिंदी साहित्य। इससे पूर्व है हम 4 अध्याय है वो हम पढ़ चुके हैं। आज यह अध्याय संख्या 5 में संध्या के बाद ये अपने विषय का मूल आधार है। संध्या के बाद, संध्या शाम के समय को बोलते हैं। ठीक है, तो यहां क्या बताया है कवि ने उसकी सामान्य जानकारी मैं दे देता हूं। यह जो सुमित्रानंदन पंत की जो कविता ली गई है संध्या के बाद, यह ग्राम्य एक इनकी रचना है, उस ग्राम्य रचना से यह लिया गया है। ठीक है भाइयों, ग्राम्य रचना से यह ली गई है। इसमें छायावादी जो काव्य है यह छायावादी काव्य की कविता है और प्रगतिवाद है, उस प्रगतिवाद की इसमें झलक दिखाई देती है। ठीक है, साथ ही जो मार्क्सवादी विचारधारा थी उस मार्क्सवादी विचारधारा के विचार भी हैं इसमें अपने को दिखाई देते हैं। समझ में आ गई? तो यहां इस कविता में संध्या से लेकर रात्रि तक, शयन तक, सोने तक का इसमें वर्णन है। संध्या के समय है प्रकृति में क्या क्या होता है, क्या क्या परिवर्तन घटित होता है, उसका वर्णन यहां कवि ने किया है। ठीक है, अब ध्यान देने योग्य बात इसमें यह है कि एकमात्र कवि ये हैं सुमित्रानंदन पंत जिन्होंने प्रकृति से संबंधित बहुत ज्यादा रचनाएं लिखी हैं। इसलिए सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि। इनको प्रकृति से बहुत ज्यादा लगाव था, इसलिए इन्होंने ज्यादातर जो रचनाएं लिखी हैं वो प्रकृति से संबंधित रचनाएं ही लिखी हैं। अब समय खराब न करते हुए यहां मैंने 2 पद लिखे हैं। पहला पद यह है, दूसरा पद यह है। तो पहले पद की व्याख्या करके हम देखेंगे। पहले इसको पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम कठिन शब्दार्थ देखेंगे, फिर इसकी व्याख्या देखेंगे, फिर विशेष देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सिमटा पंख सांझ की लाली, जा बेटी अब तरु शिखरों पर, ताम्र पारण पीपल से सतमुख, झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर, ज्योति स्तंभ सा 10 सरिता में, सूर्य क्षितिज पर होता ओझल, बृहद जीवा विसलत केंचुल सा, लगता है चितकबरा गंगा जल। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं क्या है। सिमटा का अर्थ क्या होता है? समेट कर, एकत्रित करके। ठीक है, पंख का अर्थ पंख, सांझ का अर्थ संध्या, लाली का अर्थ लालिमा, जा बैठी अब तरु, तरु का अर्थ क्या हो जाएगा? पेड़, शिखरों चोटियों। ठीक है, चोटियों पर, ठीक, चोटियों पर ताम्रवर्ण, तांबे के समान लाल रंग के। ठीक है, सतमुख हजारों मुख, हजारों मुख, झरते चंचल, चंचल का मतलब एक जगह न रहने वाले, स्वर्णिम सोने के जैसे, निर्झर झरने, ज्योति स्तंभ, ज्योति का अर्थ प्रकाश, स्तंभ का स्तंभ रहेगा, 10 छुप, सरिता नदी, सूर्य क्षितिज, धरती और आकाश जहां मिलते हुए प्रतीत होते हैं उसे क्षितिज बोलते हैं।
ओझल दिखाई न देना, दिखाई न देना, ठीक है भैया। बृहद विशाल, टेढ़ा जिह्वा या वक्र, विसलत थका हुआ, थका हुआ, केचुल, केचुल का सर्प की जो केचुली आती है ना, कांचली जिसे अपन देशी भाषा में बोलते हैं, वो है केचुल। लगता चितकबरा, चितकबरा का अर्थ होता है रंग बिरंगा, ठीक है। अब व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पद में कवि सुमित्रानंदन पंत संध्या के समय का वर्णन करते हुए कहते हैं कि संध्या का जो दृश्य है वह दृश्य कवि को कैसा लग रहा है। तो क्या बताया, सिमटा पंख सांझ की लाली। कवि सांझ का वर्णन करते हुए कहते हैं कि संध्या की जो लालिमा है वह लालिमा अपने पंखों को सिमेट कर, लाल रंग एक समान नहीं रहता है, ठीक है, धीरे 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 वो लुप्त हो जाता है। तो जो लुप्त हो रहा है वो ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे कोई पक्षी है अपने पंखों को सिमेट रहा है। तो जो सांझ है, संध्या है, जो संध्या की लाली है वह लाली भी अपने पंखों को ऐसे दिखाई दे रही है जैसे सिमेट रही हो। जा बैठी अब तरु शिखरों पर, अब आगे इसी का वर्णन कर रहा है कि यह संध्या रूपी लाली है, यह लालिमा अब ओझल होती हुई कहां दिखाई दे रही है, पेड़ों की चोटियों पर अपने को यह दिखाई दे रही है। यानी पेड़ है, उन्हें पेड़ों की चोटियों पर यह जाकर अब क्या कर चुकी है, बैठ चुकी है। कैसे बैठ चुकी है उसका वर्णन कवि ने किया आगे। ताम्रपर्ण पीपल से सतमुख, ऐसे दिखाई दे रही है जैसे पीपल के पत्तों पर यह तांबे के समान लाल रंग और हजार हजार मुखों के समान प्रतीत हो रही है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि पेड़ों के ऊपर या पीपल के पेड़ के ऊपर जब गिरती है तो पीपल के पत्ते भी कैसे हो जाते हैं, तांबे के समान लाल हो जाते हैं। वहां प्रकृति में कोई एक पेड़ तो है नहीं, वहां पर बहुत सारे पेड़ है, तो हजारों मुख के समान बताया यहाँ पर। जैसे इस लालिमा के कैसे हो, हजारों मुखों, और यह पीपल के पत्तों के ऊपर जाकर अपना लाल रंग बिखेर रही है। तो पीपल के पत्ते भी कैसे दिखाई दे रहे हैं, लाल दिखाई दे रहे हैं। झरते हैं चंचल स्वर्णिम निर्जर, और इन पत्तों से जो यह लाल रंग की लालिमा है यह ऐसे दिखाई दे रही है जैसे अस्थिर, चंचल का मतलब होता है अस्थिर चलायमान, सोने के समान, जैसे इनसे क्या झर रहे हो, झरने झर रहे हो। लालिमा से क्या झर रहे हो, संध्या की लालिमा की बात कर रहा है। तो पेड़ों से ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे उनके नीचे क्या झर रहे हो, सोने के समान झरने। अब सोने के समान, सोने का रंग कैसा होता है वो आपको सबको पता है, तो सोने के समान ही लालिमा का रंग यहाँ पर कवि ने बताया है, ठीक है। सोने के समान झरने झर रहे हो। ज्योति स्तंभ सा 10 सरिता में सूर्य क्षितिज पर होता ओझल। अब यहाँ पर पहले इस लाइन का अर्थ लेंगे, आगे कवि फिर वर्णन करता हुआ कहता है कि अब जो सूर्य है वह सूर्य क्षितिज पर अब ओझल होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी धीरे धीरे नीचस्ताचल की ओर जा रहा है, ओझल हो रहा, अपनी आंखों से दूर जा रहा है। ज्योति स्तंभ सा 10 सरिता में, और यह प्रकाश रूपी जो स्तंभ है, प्रकाश रूपी जो स्तंभ है, यह स्तंभ अब धीरे धीरे किसमें छुप रहा है, नदी में छुप रहा है। तो पहले इस लाइन काट लेंगे, सूर्य है अब धीरे धीरे क्षितिज पर क्या होता हुआ, ओझल होता हुआ दिखाई दे रहा है, अपने को अब दिखाई नहीं दे रहा है। और ये कैसा दिखाई दे रहा है, ज्योति स्तंभ सा 10 सरिता, और ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे प्रकाश का जो स्तंभ है, यह प्रकाश का स्तंभ अब धीरे धीरे उस नदी में छुपता हुआ जा रहा है, ठीक है। वृहद जीवाल विसलत केचुल सा लगता है चितकबरा गंगा जल। अब यहां पर देखिए क्या है, यहां से इससे स्टार्ट करना है अपने को व्याख्या। अब आगे कवि जो सूर्य अस्ताचल में जा रहा है उसका जो प्रकाश है, उसकी लालिमा है शाम के समय की, वह जब गंगा जल में गिर रही है, किसमें, गंगा जल में, तो अब आपको पता होना चाहिए जो जल बहता है वो ऐसे बहता है धारियों के समान, स्थिर नहीं बहता। तो गंगा जल में जब उस लालिमा की लाली जब उस गंगा जल में गिर रही है तो वह विशाल जल है, वह टेढ़ा मेढ़ा
और थका हुआ सा प्रतीत हो रहा है। कैसे हो रहा है? थका हुआ सा प्रतीत हो रहा है, और ऐसे वह जल दिखाई दे रहा है जैसे कोई सांप की केंचुली है, वह सांप की केंचुली के जैसे आकार का दिखाई दे रहा हो। लगता है चितकबरा, और वहां उस जल में रंग बिरंगे रंग दिखाई दे रहे हैं। अब चितकबरा जो होता है वह क्या होता है? रंग बिरंगा होता है। तो केंचुल के समान है, यानी रंग बिरंगे रंग भी दिखाई दे रहे हैं। और किसके समान? केंचुल के समान। जो गंगा का जल है वो गंगा का जल सर्प की केंचुली के समान अपने को दिखाई दे रहा है। यानी बात यह है, ध्यान सुनो, कि जैसे सूर्य अस्ताचल में जा रहा है, सूर्य की जो लालिमा है वह गंगा जल में गिर रही है। गंगा जल की धारा है, बिल्कुल ऐसे नहीं होती, धारा ऐसे चलती है वेग में, ठीक है। तो वो उस पे गिर रहा है, तो वहां पर रंग बिरंगे रूप वहां पर दिखाई दे रहा है। रंग बिरंगे रूप दिखाई देने के साथ ही कवि ने उसको उपमित ये कर दिया कि जैसे यह जल भी अभी क्या हो रहा है? जैसे यह थका हुआ हो। टेढ़ा मेढ़ा का मतलब टेढ़ा मेढ़ा ऐसे चल रहा है, ठीक है। थका हुआ सा जैसे जल हो, और इसका जो रूप है वह कैसे दिखाई दे रहा है? सर्प की केंचुली के समान दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस पद को पढ़ लिया। अब इसका विशेष देख लेते हैं। वही खड़ी बोली भाषा है, खड़ी बोली भाषा है, तत्सम तद्भव शब्द है, ठीक है। अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार कहां से? ये देखिए सा आ गया, यहां पर सा आ गया, उपमित कर रहा है यहां पर, ठीक है। इस प्रकार से ये इसका विशेष हो जाएगा, ठीक है। ये पहला पद था, ठीक है। अब यहां पर ये दूसरा पद है, इसकी व्याख्या देखते हैं। पहले पढ़ लेते हैं, फिर क्या इसकी व्याख्या देखते हैं। धूप चाह के रंग रेती, अनिल उर्मियों से सर्पाकिर, नील लहरियों में लोडित, पीला जल रजत झलक से बिंबित, सिकता सलील समीर सदा से, स्नेह पास में बंधे समुज्वल, अनिल पिघल कर सलील सलील, यो गति ध्रुव यो खो बन गया लवपल। अब क्या है यहां पर देखिए, धूप छाह का अर्थ हो जाएगा धूप छाह, ठीक है। धूप छाह, और यहां हो जाएगा प्रकाश, यह हो जाएगा अनिल यानी हवा। रेती का अर्थ हो जाएगा रेत, ठीक है। उर्मियों का अर्थ होता है किरण। सर्पाकित सर्प के समान, किसके समान? सर्प के समान। नील नीली लहरियों में, लहर का मतलब नील जल में लहर आना, ठीक है, लहर। लोडित मथा हुआ या मंथित। पीला जल रजत, रजत का अर्थ हो जाएगा सफेद, और रजत का अर्थ चांदी भी होता है, ठीक है। जलद बादल, बिंबित का अर्थ हो जाएगा बिंब, ठीक है भाइयों। सिकता का अर्थ वो हो जाएगा रेत, ठीक। सलील जल, समीर हवा, सदा का हमेशा, स्नेह पास प्रेम रूपी बंधन, क्या हो जाएगा? प्रेम रूपी बंधन, क्या हो जाएगा? प्रेम रूपी बंधन, प्रेम रूपी बंधन, ठीक है। समुज्जल उज्जवल सफेद, अनिल अनिल हवा, सलील का जल है, ध्रुव यहां पर पानी आ जाएगा, लौपल बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े, या फिर ओले भी ले सकते हैं आप। क्या ले सकते हैं? ओले, बर्फ के जो टुकड़े होते हैं उनको ओले भी बोलते हैं उनको, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं क्या है आगे। कवि ने क्या बताया? धूप छाह के रंग रेती, धूप छाया, धूप और छाया, प्रकाश हवा के जो रंग है यह रंग रेत अनिल उर्मियों से, जब रेत पर गिरते हैं, किस पर? रेत पर जब ये गिरते हैं, धूप है, छाया है, प्रकाश है, हवा है, अनिल उर्मियों से सर्पाकित, तो जब हवा बहती है तो यह हवा जब रेत पर बहती है तो यह सर्प के समान जैसे कोई किरणें लहरें चल रही हो।
रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान में ऐसे दिखाई देता है सर्प के समान, ठीक है। तो धूप छां प्रकाश हवा जब रेत के ऊपर गिरती है तो रेत के ऊपर ऐसे दिखाई देती है जैसे यह लहर किसके समान, सर्प के समान लहर के रूप में प्रतीत होता है। नील लहरियों में लोडित पीला, और जब सूर्य की जो किरणें हैं जब किसी नीली झील में गिरती हैं, किसमें, नीली झील में गिरती हैं, तो वह नीली झील में गिरने के बाद ऐसे दिखाई देता है जैसे नीला जल क्या हो, जैसे मथा हुआ हो, मंथित हो, ठीक है। पीला जल रजत जलद से बिंबित, जब उस नील लहरियों के अंदर जब सूर्य की किरणें गिरती हैं तो वह पीला जल है, सूर्य की शाम की समय संध्या का वर्णन है, तो पीला जल होता है, वह कैसे दिखाई दे रहा है, जैसे सफेद कोई बादल का उस झील में कोई बिंब हो, बिंबकार बादल का कोई छोटा टुकड़ा हो, वह ऐसे दिखाई दे रहा है। सिकता सलील समीर सदा से, स्नेह पास में बंधे समुद्र। आगे कवि कहता है रेत जल हवा सदा से, यह हमेशा से ही अपने प्रेम रूपी बंधन के रूप में उज्ज्वलता के रूप में जाने जाते हैं। यानी रेत का, जल का, हवा का, यह आपस में इनका संबंध कैसा है, प्रेम रूपी संबंध है। और इनकी जो ये प्रेम गाथा है यह उज्ज्वलता की गाथा है, यह इनके प्रेम रूपी बंधन के रूप में जानी जाती है। अनिल पिघल कर सलील, आगे कवि कहता है कि ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे हवा है यह पिघल कर क्या बन गई है, जल बन गई है। सलील यों गति दर को बना, और जो जल है यह जल भी अपनी पानी की गति को क्या कर चुका है, खो चुका है। यानी पानी अब चल नहीं रहा है और गति खोने के बाद में क्या बन गया, लवपल। पानी जमकर कैसे बन गया है, छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े के समान बन गया है। यानी अनिल पिघल कर सनील, हवा है यह पिघल कर क्या बन चुकी है, जल बन चुकी है। सनील यों गति दर, और यह जल है, यह जल भी अपनी जो पानी की गति है उस पानी की गति को खो चुका है, समाप्त कर चुका है, और वह स्थिर हो चुका है। और स्थिर होकर वह कैसे बन गया है, छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े के समान अर्थात ओले के समान प्रतीत हो रहा है, ओला दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस प्रकार से ये दूसरा पद भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। अब इसका जो विशेष है वो भी हम यहाँ पर छाट लेते हैं, वो ही रह जाएगा खड़ी बोलिए तत्सम तद्भव अनुप्रास है, ठीक है। और आगे देखते हैं, रेत अनिल उर्मियों में लहरियों में जल रजत जल बिंबित समीर सदा से, स्नेह पास में गति ध्रुव। अब यहां पर देखिए ये उपमा अलंकार है, इस उपमा अलंकार को यहां से हटा देना, ठीक है, और यही यहां पर रहेगा, ठीक है। तो खड़ी बोली तत्सम तद्भव अनुप्रास अलंकार है। अब यहां पर देख लेते हैं धूप छां के रंग रेती। अभी एक और लिखना है यहां पर, इसमें भी है ना मानवीकरण अलंकार करना, मानवीकरण अलंकार, और इसमें भी मानवीकरण अलंकार है और इसमें भी मानवीकरण अलंकार है, ठीक है। मानवीकरण अलंकार इस पे और मानवीकरण पूरे पद में इसमें है। मनुष्य के क्रियाओं के बारे में बताया, इसमें भी मनुष्य क्रियाओं के बारे में बताया है। अलंकारों का डिस्कशन और अलंकारों में करेंगे अपना आराम से, अभी आप विस्तार से नहीं बता सकते, वीडियो लंबा बन जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।